अच्छा विनय, एक बात बताइए कि इस किताब की रिसर्च के दौरान आपने कई आरएसएस के लोगों से, बीजेपी के हाँ लोगों से हाँ और स्कॉलर से बात की। हाँ। आरएसएस का किस तरह का रिएक्शन था जब ये ऐलान हुआ? वर दे सरप्राइज? वाज देयर एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट? नहीं, उनको गुस्सा आया, उनको बहुत गुस्सा आया। और ये एक और कारण था कि मैंने इस कहानी से किताब की शुरुआत की, क्योंकि बहुत से स्कॉलर्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो समझते हैं कि भाजपा तो सिर्फ आरएसएस की कठपुतली है। वो ये समझते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। और ये लोग आज भी समझते हैं कि हर हर सुबह नरेंद्र मोदी ट्रंक कॉल में फोन करता है नागपुर, और मोहन भागवत उन्हें कहते हैं ये करो, डिमोनेटाइजेशन करो, फार्म बिल करो। ये बिल्कुल गलत है। वो साथ साथ भी हैं, बट जो हम गवर्नेंस कहते हैं उसका 80% गवर्नेंस आरएसएस में उसको कोई भी रुचि नहीं है। बिल्कुल कोई रुचि नहीं है। कि अगर आप पूछिएगा कि आरएसएस का फॉरेन पॉलिसी क्या है, कि अर्थव्यवस्था के बारे में उनका क्या पॉलिसी है, तो बिल्कुल नहीं है। पर उस वक्त 1995 में उनको ऐसे लगता था कि हिंदुत्व के माध्यम से वो सत्ता पे आ सकते हैं। उनको ऐसे लगा था। और ये करने के लिए या तो मुरली मनोहर जोशी या लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनना होगा। मैंने वो कहानी वहां पे लिखी है कि 1963 या 1964 के बाद आरएसएस और वाजपेयी के संबंध में थोड़ा बहुत तो टूट आया। और 1980 में जब वाजपेयी ने भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने स्थापना किया, तो तभी वाजपेयी ये चाहते थे कि भाजपा और आरएसएस एक दूसरे के साथ काम नहीं करे। वो ये चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नए पार्टी का नाम जनसंघ नहीं रखा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी रखा। क्योंकि उनके गुरु, भारतीय जनता पार्टी के गुरु, वो उन्होंने खुद कहा दीनदयाल उपाध्याय नहीं है, जयप्रकाश नारायण है। तो तब से आरएसएस वाजपेयी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। 1986 में उन्होंने वाजपेयी को निकाला पार्टी अध्यक्ष से, और अडवाणी बन गए पार्टी अध्यक्ष। इसीलिए 1995 में आरएसएस के सपने में भी नहीं था कि अडवाणी वाजपेयी का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनेगा। और एक और बात है सौरभ, कि आज सब लोग वाजपेयी के बारे में बात करते हैं, बट वाजपेयी कभी मास लीडर नहीं थे। सांसद उनको पसंद करते थे। पर वो एक भी स्टेट और राज्य नहीं है जहां पे वाजपेयी जीत सके। विजय राजे सिंधिया मध्य प्रदेश जीत सकती थी, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान जीत सकते थे। ना तो वाजपेयी ना तो अडवाणी मास लीडर थे वैसे। और अगर अडवाणी ने अपना नाम आगे रखा तो आम जनता कुछ नहीं बोलती। सब लोगों ने 1995 में सब लोगों ने वाजपेयी को भुला दिया है। लोग सोचते थे कि अभी वाजपेयी रिटायर करने वाले हैं। और जब आरएसएस ने ये सुना तो वो बहुत गुस्से में से थे। बट क्योंकि जो भी हो वो संगठन को टूटना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो चुप रहे। एक आपकी किताब को पढ़ते हुए चीज मैंने नोटिस की कि बिल्कुल शुरुआती 20-25 वर्षों में ही अ, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों का एक एक जीन पैटर्न दिखता है कि वाजपेयी बोलने में ज्यादा पटु थे, लेकिन जो संगठन की मेहनत है उसके लिए तैयार नहीं थे। जब गांधी जी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में, 1949 में, माफ करिएगा, 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगता है। तब आडवाणी जेल जाते हैं, वाजपेयी नहीं जाते हैं। इमरजेंसी के दौर में भी वाजपेयी बेंगलुरु से दिल्ली शिफ्ट कर दिए गए थे एम्स अस्पताल में अपनी मेडिकल कंडीशन के चलते। ये जो संगठन और सेंट्रल हॉल, इसका आपने बड़ी खूबसूरती से उस हाँ मेटाफर हाँ का हाँ इस्तेमाल हाँ किया है कि हाँ कैसे वो हाँ सेंट्रल हॉल हाँ के मिजाज को समझते थे। हाँ हाँ। इस चीज को आई एम श्योर संघ ने भी बहुत शुरुआत में ही नोटिस किया होगा। और बिल्कुल आपने जब बिल्कुल। जुगलबंदी टाइटल दिया तो मैं हाँ सोच रहा था कि एक जुगलबंदी जो शुरू हुई लेकिन बहुत जल्द खत्म हो गई। हाँ जैसे आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात होती है, उससे पहले के दौर हाँ में आडवाणी और हाँ अटल हाँ की बात हुई। लेकिन उससे पहले की हाँ जुगलबंदी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की बन हाँ रही थी, उसके हाँ बारे में हाँ। बताइए क्या स्ट्रक्चर था? नहीं सौरभ, मुझे बहुत खुशी है कि आपने किताब इतनी अच्छी तरह पढ़ी। काश मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे पढ़ते। कभी पढ़ते नहीं है। जब मैं पढ़ाता हूं उनको, वो फेसबुक में रहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतनी हर पृष्ठ को इतनी विद सच डिटेल आपने पढ़ा है। ये जुगलबंदी जो है कि एक प्रवक्ता, एक संगठनकारी,
ये सिर्फ वाजपेयी अडवाणी की बात नहीं है, जैसे आपने कहा, ये हिंदू राष्ट्रवाद का डीएनए है। और इसका एक कारण है सौरभ, की हिंदू राष्ट्रवाद सिर्फ एक पार्टी नहीं है। एक उनका मकसद है कि पार्टी बनो, सत्ता में आओ, और दूसरा है कि समाज बदलो। ये दो और कम्युनिस्ट सीपीएम को आप देखिएगा, वो भी इस तरह ही हैं कि एक तरफ उनको एक ऑर्गेनाइजर की जरूरत है क्योंकि उनको समाज बदलना है, ठीक है, और दूसरा उनको एक प्रवक्ता की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से सीपीएम में भी ये जुगलबंदी थी। ज्योति बसु जो वो विधायक थे, जो असेंबली में बात कर सकते थे, अंग्रेजी बोल सकते थे, और एक प्रमोद दास गुप्ता थे जो जनरल सेक्रेटरी थे, जो बंगाली बोलते थे बट वो काडर के साथ रहते थे। तो जो जैसे हम विचारधारा वाली पार्टी कहते हैं ना, आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी, उनको ये दो तरह के किरदार की बहुत जरूरत है, कि एक प्रवक्ता और एक ऑर्गेनाइजर, एक जो संगठनकारी का काम कर सकता हो। इसीलिए बहुत सालों के लिए गोलवलकर और हेगड़ेवार उसके पहले ने कहा कि हम आरएसएस के हैं, हम सिर्फ समाज सुधार में रहेंगे, हमें पार्टी या चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। और इसीलिए मैं दिखाता हूं कि सावरकर जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उनका और गोलवलकर के बीच में बहुत टकराव हुई। संघ को क्या अचार डालने के लिए बना रखा है, इस तरह बिल्कुल बिल्कुल। वो सावरकर कह रहा है, भाई मैंने हिंदू पार्टी की शुरुआत की और आरएसएस वाले मुझे हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते हैं आरएसएस लोग, सुबह से शाम तक वो मार्चिंग करते हैं, और क्या कर रहे हैं। उनको इतना गुस्सा आया, ठीक है। पर 1948 गांधी जी के हत्या के बाद, हालांकि आरएसएस और हिंदू महासभा के जो इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने तो इनको मारा नहीं। वो तो गलत, जो लोग कहते हैं वो गलत है, बट ये हमें मानना पड़ेगा कि गोडसे और आप्टे की जो विचारधारा थी, वो हिंदू राष्ट्रवाद विचारधारा थी। हालांकि आरएसएस कभी तभी वायलेंस को मानती नहीं थी, और सावरकर और आरएसएस के बीच में ये बहुत टकरार था, बट जो गोडसे की मानसिकता थी वो तो हिंदू राष्ट्रवाद थी। और इसीलिए सावरकर प्रोपोगेट कर रहे थे उस समय ज्यादा प्रमुखता से पॉलिटिकल फ्रंट पे। बिल्कुल। और 1948 के बाद 13 या 14 महीने के लिए मेरे ख्याल से आरएसएस को बैन किया गया। लोगों ने आरएसएस वालों को मारा, और आरएसएस तो अपने आप को सामाजिक समझती थी, वो समाज से जुड़े हुई समझती थी, बट लोगों ने मैंने एक आरएसएस प्रचारक, जो तब प्रचारक थे, मैंने उनका साक्षात्कार किया। उन्होंने कहा कि वाशिम जिले में, हाँ बिल्कुल, आपने तो, अरे कमाल की बात है यार। तो वो अभी जिंदा है एक्चुअली। और उन्होंने कहा कि मुझे तो पैसे नहीं मिलते हैं, आरएसएस अपने प्रचारक को पैसे नहीं देते हैं, तो उनका खान पान वगैरह वगैरह वो आम जनता देती है। आम जनता और गांधी के हत्या के बाद आम जनता आरएसएस के खिलाफ हो गई, उसको खाना भी नहीं था। तो इस तरह के बाद ये गोलवलकर को अभी समझ में आई कि भाई हमें पॉलिटिकल पार्टी इंश्योरेंस के लिए चाहिए, ताकि एक और बार ऐसे न हो। और उन्होंने ये भी देखा कि पार्लियामेंट में, सांसद में, एक भी सांसद ने आरएसएस ये नहीं कहा कि जो हुआ है वो गलत है, और वो जो बैन था वो गलत था, क्योंकि बहुत जल्दी पटेल और नेहरू को पता था कि आरएसएस ने तो गांधी को नहीं मारा है, फिर भी इतने महीनों के लिए बैन रखना ये गलत है। और जिस हिंदू महासभा पर सीधे आरोप लगे उस पर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, क्योंकि उनका अध्यक्ष तो इंडस्ट्री मिनिस्टर था, श्याम प्रसाद मुखर्जी, तो इसीलिए ये नहीं हुआ। तो बट फिर भी गोलवलकर तो वो रामकृष्ण मिशन में उन्होंने वो मॉन्क थे, वो काफी धार्मिक थे, तो उनको पॉलिटिक्स से बहुत कम लेना देना। बट बाकी सब लोग राजनीति, आरएसएस के लोग आरएसएस राजनीति में शामिल होना चाहते थे। इसीलिए 1951 में आरएसएस ने जनसंघ की स्थापना की, जो आज का उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और तभी से सौरभ, गोलवलकर को पता था कि हमें एक प्रवक्ता की जरूरत है जो अंग्रेजी बोल सके, ठीक है, जो नेहरू के साथ बात कर सके, जो राजदूत के साथ बात कर सके, जो आज हम मजाक उड़ाते हैं ना लटियंस मीडिया, जो तब भी लटियंस मीडिया थी, वो तो अंग्रेजी मीडिया थी। तो उनको पता था कि एक प्रवक्ता तो जरूर चाहिए जो इन लोगों के साथ बात कर सके, इन लोगों के सामने आरएसएस और जनसंघ की बात प्रस्तुत कर सके। और पर फिर उनको एक जो काडर संभाले, जो संगठन संभाले, इस तरह का इंसान भी चाहिए, ठीक है। इसीलिए उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय को आरएसएस से जनसंघ भेजा। और मैंने एक आरएसएस आदमी से एक कोट रखा है, एंड वो अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में वो उसका अनुवाद करूंगा, कि वो कहते हैं कि हम लोग, ठीक है, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जैसे आरएसएस लोग, पर हम जानते हैं
कि विकास, हमारी विकास के लिए हमें एक दो लोग ऐसे भी चाहिए जो वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। ये तो काफी ऐसे शुद्ध नहीं है वगैरह वगैरह, बट उसमें बहुत गहराई है। आप गहराई से ये सोचिएगा कि वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में दो तरह के इंसान हैं, जो इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करे, जो वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करे। और हमारी हालांकि अंग्रेज यहाँ से निकले, पर हमारी जो राज है, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो गवर्नमेंट है, वहां पे विकास करने के लिए हमें अंग्रेजी स्टाइल, अंग्रेजी लैंग्वेज जरूरी है। तो इसीलिए आरएसएस तब से ही उन्होंने ये जुगलबंदी का प्लानिंग किया है। और ऐसा नहीं है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है कि वाजपेयी इतने जल्दी सांसद बने, ये कोइंसिडेंस नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय ने अच्छी तरह देखा कि वाजपेयी अच्छी तरह बोलते थे, वो हिंदी में अच्छी तरह बोलते थे, तो पहले वो श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ चलते थे, क्योंकि वो बंगाली बाबू थे, अंग्रेजी जानते थे, बंगाली जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे। पर जो जनसंघ के मतदाता थे वो तो हिंदी हार्टलैंड में थे, इसके लिए वाजपेयी उनके साथ चलते थे। और जब 1953 में उनकी मृत्यु हुई तो दीनदयाल ने कहा कि ठीक है, अब मैं ट्रांसलेटर को बनाता हूं। वाजपेयी तो फिर जब वाजपेयी सिर्फ 34 इयर्स के थे, वो एक तो वो सांसद बन गए, ठीक है, और दूसरा वो जनसंघ के लीडर थे पार्लियामेंट में, ठीक है। और फिर दीनदयाल ने सोचा कि भाई हमें तो एक प्रवक्ता मिल गया है, पर ये प्रवक्ता अंग्रेजी नहीं बोलता है, वाजपेयी तो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। और फिर उन्होंने ढूंढा आरएसएस में यहाँ पे कोई भी है जो अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। और उनको अडवाणी मिला, क्योंकि अडवाणी मेरे तरह मकौले पुत्र थे, ठीक है। और मैं नहीं, बट वो काफी अमीर थे, वो कराची में थे, उनके पास एक हॉर्स ड्रिवन कैरेज भी था, ठीक है। वो हिंदी जानते नहीं थे, बट क्योंकि तकसीम और विभाजन हुई, इसीलिए वो आरएसएस में शामिल हुए। और मैं एक किस्सा यहाँ पे भी है कि वो टेनिस खेल रहे थे, ठीक है, और अपने दोस्त ने कहा कि मैं छोड़ के चला गया गेम। हाँ, और फिर पार्टनर ने कहा, आडवाणी कहा ये तो गलत बात है, तुम बीच में कैसे छोड़ के जा सकते हो। तो फिर उनका पार्टनर ने कहा नहीं, मैं आरएसएस शाखा जा रहा हूं, और इसीलिए आडवाणी भी शाखा गए। और मेरे ख्याल से वो पहले और आखिरी आदमी होंगे जिन्होंने आरएसएस टेनिस मैच से उन्होंने आरएसएस में शामिल हुए। और इसीलिए दीनदयाल उपाध्याय ने अडवाणी को राजस्थान, जहां पे वो प्रचारक थे, वहां से निकालकर वाजपेयी के सेक्रेटरी बना दिया लाटियंस दिल्ली में, ताकि वो वाजपेयी का अनुवाद कर सके। वाजपेयी खुद श्याम प्रसाद मुखर्जी का अनुवाद करते थे, और फिर अडवाणी ने अंग्रेजी समाज में इनका अनुवाद किया। तो ये रहा सोशल इंजीनियरिंग।